एक दिन सीमा अपनी माँ की महंगी बनारसी साड़ी पहने फर्श पर पल्लू लहराते हुए अपने कमरे से बाहर हॉल में अपनी माँ के पास आती है। यहाँ पर उसकी माँ रेणुका सब्जी काट रही होती है। सीमा अपनी माँ से कहती है, माँ बताओ मैं आपको इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? मैं लग रही हूँ ना जवानी में दीवानी दीपिका पादुकोण? तू सवाल पूछती ही क्यों है जब जवाब खुद ही देना होता है? और क्यों मेरी साड़ी का पोछा बनाकर पूरे घर में डोल रही है? मालूम भी है ये कितनी महंगी साड़ी है? हाँ मालूम है कितनी महंगी साड़ी है, 700 रुपए में तो ली थी आपने। हाँ तो 700 रुपए की साड़ी का क्यों पोछा बनाए हुए है? जाकर अलमारी में तय करके रख दे। पहले 1-2 रील तो बना लूं तब रख दूंगी ना। बस रील बनाने के लिए 6 मीटर साड़ी लपेट ली, सही से बांधनी तो आती नहीं है। ज्यादा उछल मत लियो, कहीं रील बनाने के चक्कर में रील बनाते बनाते कहीं साड़ी खोल ना जाए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। साड़ी पहनने का इतना शौक है लेकिन ना तो साड़ी ढंग से पहननी आती है ना संभालनी, और आएगी भी कहाँ से? दिमाग में भूसा जो भरा है। मातेश्वरी ये वाला ज्ञान तो आप मुझे दे ही सकती हो। चलो कमरे में, आराम से चल, गिर पड़ेगी। रेणुका के इतना कहते ही सीमा के 2 कदम चलते ही उसकी साड़ी उसके पैर में उलझ जाती है और वो धड़ाम से गिर जाती है। रेणुका ना चाहते हुए भी अपनी हंसी रोक नहीं पाती और उसकी हंसी छूट जाती है। सीमा चुलबुली और मस्त लड़की थी, उसे साड़ियों का बहुत शौक था, इसलिए वो माँ की साड़ियां बदल बदल कर पहन कर देखती थी। एक रोज वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए गई। वो साड़ी की शॉप पर जाती है, वहां उसे एक साड़ी बहुत पसंद आती है। सीमा दुकानदार से कहती है, सुनिए इस साड़ी का क्या रेट है? ये 8,000 रुपए की है। सीमा ये सुनकर उस साड़ी से दूर हट जाती है और कहती है, इतनी महंगी? ये साड़ी ही है ना? नहीं, ये बनारसी साड़ी है नालायक। देखिए ये लास्ट पीस है बनारसी साड़ी का, यदि आपको पसंद है तो मैं इसका रेट कुछ आगे पीछे कर दूंगा। नहीं, वैसे भी कितना आगे पीछे कर देंगे? माँ तो 2,000 से ज्यादा की साड़ी कभी लेती ही नहीं है। 8,000 की साड़ी, वो भी बनारसी साड़ी, दूर की बात है। नहीं, कोई खास नहीं लग रही, ये तो ऐसे ही देख रही थी। 8,000 में एक लेने से तो अच्छा है मैं 1,000 की 8 साड़ियां ना ले लूंगी। हाँ माँ सही कह रही हो। दोनों माँ बेटी कुछ देर में शॉपिंग कर वहाँ से निकल जाती हैं। समय बीतता है। सीमा की शादी अरविंद नाम के लड़के से हो जाती है और शादी के बाद सीमा तरह तरह की साड़ियां पहना करती। एक दिन सीमा की सास रविला उसे अपने कमरे में बुलाकर कहती है, बहू कल घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं तो तुम मेरी अलमारी में कुछ नई साड़ियां रखी हैं, उसमें से तुम्हें जो पसंद हो वो अपने लिए निकाल लो। जी सासू माँ। सीमा बिना कुछ सवाल किए रविला की अलमारी खोलती है और सभी साड़ियों को देखने लगती है, जिसमें से उसे एक गुलाबी साड़ी बहुत पसंद आती है। गुलाबी साड़ी निकालते हुए और दिखाते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है, ये साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी ना? नहीं। क्यों नहीं सासू माँ? माँ तो कहती है कि गुलाबी रंग मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। मेरा मतलब है ये साड़ी छोड़कर तू कोई और सी साड़ी ले लेना। क्यों सासू माँ? ओहो, एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? ये साड़ी बहुत महंगी है, इसका पल्लू भी फटा हुआ है। अच्छा ये बात है, ठीक है सासू माँ, मैं कोई और साड़ी ले लेती हूँ। इतना कहकर सीमा वो साड़ी अलमारी में रख देती है और दूसरी ले लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। रविला सोचती है, अच्छा हुआ मैंने उससे वो साड़ी बचा ली। अगले दिन घर में मेहमान आते हैं। सीमा उनकी खूब आवभगत करती है। मेहमानों के जाने के बाद सीमा की ननद आकांक्षा उससे मिलने आती है। सीमा उसे अपने कमरे में ही बैठने को बोलती है। रवीना भी वहां आकर बात करने लगती है। सीमा चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। तभी सीमा की साड़ी पर चाय गिर जाती है और साड़ी पर दाग लग जाता है और वो खुद से कहती है, सत्यानाश हो, सासू माँ की साड़ी पर दाग लग गया। अभी अपने कमरे में चेंज करनी जाऊंगी तो सासू माँ 10 सुनाएंगी, इससे तो मैं सासू माँ के कमरे में ही चेंज कराती हूँ। तभी वो रवीना के कमरे में जाती है और साड़ी निकालने लगती है। तभी उसकी नजर उसी गुलाबी साड़ी पर फिर पड़ती है और वो उसे पहन ही लेती है। कुछ देर में वो चाय लेकर अपने कमरे में जाती है। रवीना और आकांक्षा दोनों हैरान रह जाती हैं। आकांक्षा कहती है, क्यों? ये महंगी बनारसी साड़ी आपने भाभी को दे दी क्या? क्या कहा दीदी आपने? सासू माँ की महंगी बनारसी साड़ी जो ये मैंने पहनी है? हाँ बिल्कुल, माँ ये साड़ी किसी को नहीं देती, फिर आपने कैसे पहन ली? ये साड़ी महंगी है ये तो सासू माँ ने कहा था, लेकिन ये साड़ी बनारसी साड़ी है ये बात सासू माँ ने बताई ही नहीं, तभी ये साड़ी लेने से सासू माँ ने मना किया था। बहू मैंने तुझसे मना किया था, फिर भी तूने ये साड़ी कैसे ले ली? हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे, मुझे ये साड़ी पहननी पड़ी। लेकिन आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हैं? सासू माँ बिना कुछ कहे ही गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी आकांक्षा कहती है, ये बनारसी साड़ी उनकी जिंदगी की सबसे महंगी साड़ी है। बनारसी साड़ी तो महंगी होती ही है, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात तो ये है कि पूरे 20,000 रुपए की है,
जो माँ ने जिद करके पापा से खरीदने को कहा था और ये वादा भी किया था कि ये साड़ी किसी को कभी पहनने को नहीं देंगी। क्या? मैंने तो ये महंगी बनारसी साड़ी पहन ली। वही तो भाभी। ऐसे ही 2 दिन का समय बीत जाता है। उसकी सासू माँ उससे कुछ नहीं कहती। ये देख सीमा काफी परेशान हो जाती है और अरविंद से बात करते हुए कहती है, देखो अरविंद, मैंने सासू माँ की गलती से बनारसी साड़ी क्या पहन ली। वो मुझसे नाराज है, कुछ बोलती नहीं है। तो तुम जाकर के बात क्यों नहीं कर लेती? और 2 दिन हो गए हैं, तुमने अभी तक माँ की साड़ी भी वापस नहीं की। हाँ नहीं तो, जब से पता चला है वो साड़ी 20,000 की है, मैंने तो उसे तय करके उसी कोने में रख दिया है। और फिर सासू माँ के पास जाने में भी तो डर लग रहा है। साड़ी लो और चलो मेरे साथ। तभी सीमा साड़ी लेकर सासू माँ के पास जाती है और साड़ी को अपनी सास को देते हुए कहती है, सासू माँ मुझे माफ कर दो और अपनी महंगी बनारसी साड़ी वापस ले लो। माँ, इसको पता नहीं था कि इतनी महंगी साड़ी है, नहीं तो ये नहीं पहनती। कोई बात नहीं बहू, आज तक मैंने ये साड़ी किसी को पहनने नहीं दी, लेकिन जब आज तूने ये साड़ी पहनी तब मुझे मालूम पड़ा कि ये साड़ी मुझसे ज्यादा तुझ पर जच रही है। यानी माँ, आप मुझसे नाराज नहीं हो? नाराज तो मैं तुझसे बहुत थी, पर अब नहीं। मैं तो खुद अभी तेरे पास आने वाली थी ये कहने के लिए, अब ये महंगी बनारसी साड़ी तू ही रखना, मेरा तोहफा समझकर। सीमा, तुम तो खामखाई डर रही थी। थैंक यू सासू माँ। इतना कहकर वो अपनी सास के गले लग जाती है। आज मौसम बड़ा खुशनुमा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राहुल की माँ पकौड़े तल रही थी। आज राहुल कई महीनों बाद घर जो आया था। वो दिल्ली में जॉब करता था। घर के हॉल में राहुल और उसके पापा बैठे क्रिकेट मैच देख रहे थे। तभी माँ भी पकौड़े लेकर हॉल में आती हैं और फिर राहुल की शादी की चर्चा छेड़ देती हैं। देख राहुल, अब तेरी जॉब भी अच्छी चल रही है और शादी की उम्र भी हो गई है। इस बार तो हाँ कर दे ताकि हम लड़की देख सकें। हाँ, और नहीं तो क्या। अभी शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? बूढ़ा हो जाने के बाद। राहुल भी दिल्ली में अकेला रहता रहता थक चुका था। उसे भी साथी की जरूरत महसूस हो रही थी, इसलिए उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। माँ ने तो पहले ही एक लड़की पसंद कर ली थी। लड़की का नाम था नंदिनी। नंदिनी और उसका परिवार भी दिल्ली में ही रहता था और नंदिनी भी राहुल की तरह ही जॉब करती थी। ठीक समय पर बड़े धूमधाम से राहुल और नंदिनी की शादी हो गई। नंदिनी बहुत संस्कारों वाली लड़की थी। अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह ही सम्मान करती थी। नंदिनी को पाकर राहुल और उसके माता पिता सब खुश थे। शादी के बाद 2 हफ्ते तो घूमने फिरने में ही बीत गए। फिर राहुल और नंदिनी लौट गए और उसके माता पिता गांव में ही रह गए। इस तरह 3 साल कैसे गुजर गए किसी को पता भी नहीं चला। राहुल और नंदिनी छुट्टियों और तीज त्योहारों में माता पिता से मिलने गांव आते रहते थे। इसी बीच राहुल ने देखा कि उसके माता पिता की उम्र ढल रही है। मम्मी पापा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। इनका अकेले इस तरह से यहां रहना ठीक नहीं। ये सोचकर उसने नंदिनी से कहा, नहीं, मैं मम्मी पापा को भी अपने साथ दिल्ली लाना चाहता हूं। हाँ, क्यों नहीं, ये भी तो उनका ही घर है। दोनों यहाँ रहेंगे तो उनकी अच्छे से देखभाल हो जाएगी। तुम उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आओ। उस दिन नंदिनी के सास ससुर आने वाले थे। राहुल उन्हें स्टेशन लेने गया था। नंदिनी घर के बाहर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। तभी उसके बगल के फ्लैट में रहने वाली उषा वहां आई। अरे नंदिनी, ये इस तरह घर के बाहर खड़ी इतनी बेसब्री से किसका इंतजार कर रही है? आज मेरे सास ससुर आने वाले हैं। कितने दिनों के लिए? वो तो अब यही रहेंगे। क्यों अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है? सास ससुर के आने का मतलब है सारी आजादी का छिन जाना और बस दिन भर उनकी सेवा करती रहना। अच्छी तरह सोच लेना, ये जो गलती तुम करने जा रही हो उससे बाद में पछताना ना पड़ जाए। उषा इतना कहकर वहां से चली गई। वो 1 नंबर की दुष्ट और झगड़ालू स्वभाव की औरत थी। उसकी खुद के सास ससुर से कभी नहीं पटी थी, इसलिए अपने पति के साथ अलग रहती थी। पति से भी उसका अक्सर झगड़ा होता रहता था। आसपास के लोगों से भी उसकी नहीं बनती थी। सिर्फ नंदिनी से ही थोड़ी बहुत बातचीत हुआ करती थी उसकी। नंदिनी के सास ससुर आ गए। 1-2 महीने तो सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर धीरे धीरे उषा की बात नंदिनी के मन में खटकने लगी। वही सास ससुर जिन्हें वो अपने माता पिता की तरह प्रेम करती थी, अब उसे बोझ लगने लगे थे। उस पर उषा रोज आकर उसके कान भी भरती रहती। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अब भुगतो, अभी भी समय है, निकाल बाहर करो इस झंझट को अपने घर से और चैन से अपने पति के साथ रहो। अब तो नंदिनी और राहुल का रोज झगड़ा होता था। मुझसे नहीं सहा जाता है ये सब। 2 महीने हो गए हमें कहीं बाहर घूमने गए हुए। मैं इस तरह से नहीं रह सकती।
आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है। दिन भर ऑफिस का काम करो और फिर घर आकर तुम्हारे माता पिता की देखभाल करो। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। पागल हो गई हो क्या तुम? वो मेरे मम्मी पापा है, कोई गैर नहीं। इस उम्र में जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम कहती हो कि मैं उन्हें वापस गांव में मरने के लिए छोड़ाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर तुम बने रहो श्रवण कुमार, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ चली जाओ, यहां किससे परवाह है। उन दोनों का झगड़ा राहुल के माता पिता ने सुन लिया। पापा ने राहुल को बुलाया और कहा, हमारी वजह से अपने घर की शांति बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। हम लोग कल ही गांव चले जाएंगे। तुम हमारी फिक्र मत करना, हम लोग ठीक रहेंगे। राहुल ने मम्मी पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो लोग तैयार नहीं हुए और अगले दिन ही गांव के लिए निकल गए। बेचारा राहुल मन ही मन रोता रह गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब नंदिनी ऑफिस में थी तब उसका मोबाइल बजा। दूसरी तरफ नंदिनी की माँ थी। वो रोते हुए बोली, हेलो नंदिनी बेटा। फिर माँ अचानक चुप हो गई। केवल उनकी सिसकियों की आवाज फोन पर आ रही थी। माँ की ये चुप्पी नंदिनी को बुरी तरह डराने लगी। हेलो माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? सब ठीक तो है ना माँ? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। तेरे भैया और भाभी ने मुझे और तेरे पापा को घर से निकाल दिया है। दोनों सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं। तू जल्दी से इधर आ जा बेटा। मैं अभी आती हूँ माँ। नंदिनी झटपट जाने को उठती है। जाते समय राहुल को भी फोन कर सारी बात बता देती है और कहती है, तुम भी जल्दी से वहां पहुंचो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नंदिनी के माता पिता भी दिल्ली में ही रहते थे, इसलिए नंदिनी को उन तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। अपने माँ बाप को फुटपाथ पर मायूस बैठा देख जैसे नंदिनी के तन बदन में आग लग गई। उसने अपने माता पिता को उठाया और सीधे अपने मायके गई और बाहर से ही चिल्लाई, अरे ओ भाभी, शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने बुजुर्ग सास ससुर को धक्के खाकर मरने के लिए छोड़ दिया तुमने सड़क पर। तुम होती कौन हो मेरे माता पिता को उनके ही बेटे के घर से निकालने वाली? तब तक नंदिनी के भैया और भाभी भी बाहर आ गए। अपने भाई को देखते ही नंदिनी का पारा और बढ़ गया और फिर वो चिल्लाते हुए बोली, और भैया तुम? शादी हुई नहीं कि माँ बाप को भूल गए? जिस माँ बाप ने इतने नाजों से इतनी मुश्किलें उठाकर पाला है तुम्हें, आज तुमने उन्हें बेघर कर दिया अपनी बीवी के कहने पर। उसकी इतनी बातें सुनने के बाद तो उसकी भाभी भी बोल पड़ी, हम ये सब तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चलते हुए कर रहे हैं ननद जी। खुद तो जैसे तुमने बड़ी अन्नपूर्णा देवी बनकर अपने सास ससुर को अपनाया था ना। अरे खुद के सास ससुर तो 2 महीने भी बर्दाश्त नहीं हुए तुमको। मैं तो फिर भी कई सालों से तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती आई हूँ। खुद के अंदर झांकती नहीं और चली आई दूसरों पर उंगलियां उठाने। नंदिनी का चेहरा शर्म से झुक गया। तभी वहां राहुल भी आ गया। वो राहुल से लिपट कर रोने लगी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राहुल। अपने देवता जैसे सास ससुर से मैंने जानवरों जैसा व्यवहार किया है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अभी नंदिनी रो ही रही थी कि अचानक वहां सब लोग हंसने लगे। नंदिनी को समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। जिस दिन तुमने मेरे माता पिता को घर से निकाला था, उसी दिन मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को फोन कर सारी बात बता दी थी। उन्होंने ही ये सब प्लान बनाया था ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि तुमने गलत किया है। नंदिनी अपनी मम्मी से लिपट गई और बोली, थैंक यू मम्मी, आपने मेरा घर बचा लिया। फिर नंदिनी राहुल के साथ गांव गई और अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी और फिर उन्हें लेकर दिल्ली आ गई। अब उसके घर में कोई झगड़ा नहीं होता था। नंदिनी बेटी की तरह ही सास से जिद करती और उसकी सास भी एक माँ की तरह उसकी सारी फरमाइशें पूरी करती थी। अब नंदिनी खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए नंदिनी को फिर से उषा मिल जाती है। मैं और मेरे पति तो आज बाहर खाना खाने जा रहे हैं, मगर अफसोस तुम तो बाहर जा ही नहीं सकती। तुम्हारे सास ससुर अकेले जो हो जाएंगे। मेरे घर में मेरे सास ससुर नहीं, मेरे माता पिता रहते हैं, जो फिलहाल खाने पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम क्या समझोगी कि अपने भरे पूरे परिवार के साथ खाने में कितना मजा आता है? फिर नंदिनी हंसते हुए आगे बढ़ गई और उषा उसका मुंह ताकती रह गई।